तारीख़ी शहरों की बड़ी मुनफरिद लैंडस्केप होती है जिसमें आपको तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार के नकूश और आसार मिलते हैं। पेशावर इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल पेशावर में, जो अपने अंदर अनगिनत दास्तानें समोए हुए है। वादी सिंध की तहजीब के दौर से दर्रा खैबर ताजरों की गुजरगा रहा है। ये जगह गोरखटवी है। ये जगह हिंदू, बुद्ध और मुस्लिम तहजीबों का मरकज़ रही है। गोरखटवी जो है ना, ये दो ज़बानों के अल्फाज का मजमूआ है। पहले जो है ना गोर, ये पश्तो का वर्ड है, इसके मानी है कब्रिस्तान। और जो दूसरा है कटवी, ये हिंदको वर्ड है, इसके मानी जो है ना जो जंगजू लोग। तो ये असल में जंगजू लोगों का कब्रिस्तान कहलाया जाता है। इसमें आपको तारीख़ की कई अदवार के आसार नज़र आते हैं। बुद्धिस्ट श्राइन की स्टोरी, हिंदू श्राइन्स की बाज़गश्त, गोरखनाथ टेम्पल, ब्रिटिश पीरियड के फायर स्टेशन, मुग़ल गेटवेज़, सिख दौर की तरामीम। जो एक्सकवेशन की है 6 सीज़न में, तो यहाँ पे पहले जो 27 लेयर्स पे हम गए हैं, तो यहाँ पे हमें इंडो ग्रीक्स वो लोग थे, उनकी दौर की चीज़ें हमें मिली हैं, उनके सिक्के मिले हैं यहाँ से। बड़े जो आप देख सकती हैं जो ब्लॉक्स हैं, तो ये कुशान टाइम को जाहिर करता है। इसके आगे आप जाएं तो ये फिर मुस्लिम एरा और मुग़ल आर्किटेक्चर। आखिर में ये जो सबसे टॉप पे है ना, ये वाले, ये हमें ब्रिटिश एरा का, ये जो ऊपर ईंटें लगी हुई, ये ब्रिटिश टाइम की है। तकरीबन 6 या 7 तहजीबें आईं, उन्होंने इस पूरे शहर को मिस्मार किया। इस सारी आबादी को, आबादी पेशावर की जो आबादी थी उसको मिस्मार करके, और फिर उसी टीलों, उसी मलबों के ऊपर फिर नया शहर तामीर होता था। यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स हैं वो जब स्टे करते हैं तो उनके लिए कोई सहूलत की जगह नहीं थी, और साथ लोकल जो ट्रेडर्स थे और जो हुनरमंद लोग थे, जो प्रोफेशनल लोग थे, उनके लिए कोई सराय वगैरह नहीं थी। तो लोकल और इंटरनेशनल जो ट्रेडर्स थे और पैसेंजर्स, मुसाफिर लोग थे, उनके लिए उन्होंने ये पूरी सराय जो है ना बनाई थी। सिख अहद में यहाँ एक हिंदू साधु हुआ करते थे। उनका नाम गोरखनाथ था। उन्होंने यहाँ एक मंदिर और गुरुद्वारा तामीर करवाया था। ये साधु लोगों का इलाज किया करते थे। एक रवायत के मुताबिक इसी साधु गोरखनाथ के नाम पर इस जगह को गोरखटवी कहा जाने लगा। सकाफ़त, कल्चरल, ये मुंतकिल करने के लिए ज़रूरी है कि मीडिया का सहारा लिया जाए, निसाब में ऐसे मज़ामीन शामिल किए जाए और हुकूमती सतह पे सकाफ़ती मेलों का इनेकाद किया जाए कि वहाँ आवाम जा सके, देख सके कि हमारी शहर की तारीख़ कैसी है, ताकि हम आने वाले वक्त का मुकाबला कर सके। पेशावर के बाज़ारों में, इसकी गलियों में
आपको खूबसूरत झरोके, खूबसूरत बालकनीज़, फसाद और डिज़ाइंस, वुडवर्क और ख़ूबसूरत आर्किटेक्चर मिलता है। तो जिस तेज़ी से कमर्शलाइजेशन और आबादी बढ़ रही है, तो शहर की खूबसूरती और इसकी तारीख़ी लैंडस्केप तेज़ी से ज़वाल का शिकार हो रही है। और जिस तरह तारीख़ी इमारात कमर्शियल प्लाज़ों में तब्दील हो रहे हैं और पार्किंग्स बन रही हैं, तो शहर में ट्रैफ़िक और आलूदगी में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। जैसे हमें अफसोस होता है कि हम देखते हैं कि कोई चीज़ मिट रही है तो हमारी ख्वाहिश होती है कि इससे हमारी यादें जुड़ी होती है, हम उसको महफूज देख सकें। इस तरह हम भी चाहते हैं कि आने वाली जो नस्लें हैं, जो कुछ अभी तक हम देख रहे हैं, वो भी आगे इस तरह देख सकें इन चीज़ों को और वो महफूज किया जाए, क्योंकि पहचान तो यही है। यूनेस्को में 2011 में तारीख़ी शहरों की खूबसूरती को बहाल करने के लिए और उनको रिवाइव करने के लिए एक हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप अप्रोच को अडॉप्ट किया। ये अप्रोच इस बात पे ज़ोर देती है कि तारीख़ी शहरों की तरक्की में वहाँ की जो इंडिजिनस लोग हैं, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, उनको बातचीत में शामिल किया जाए और तारीख़ी शहरों की कल्चरल और नेचुरल एसेट्स की एक फ़हरिस्त बनाई जाए और मकामी लोगों को एतमाद में लेकर उनकी राय जानी जाए कि उनके लिए क्या क्या अहम है, उनके लिए क्या क्या बचाना ज़रूरी है और इन तारीख़ी असासों को क्या क्या ख़तरात दरपेश हैं। फिर इनकी प्रोटेक्शन और कंज़र्वेशन के काम को तरजीहाती बुनियादों पर शहर के जो ब्रॉडर प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े मंसूबे हैं, उनमें शामिल करके इम्प्लीमेंट किया जाए और फिर इन मंसूबों को लोकल इंतज़ामिया और मकामी लोगों के साथ पार्टनरशिप में चलाया जाए और तारीख़ी इमारात को गिराने की बजाय एडाप्टिव रीयूज़ के तरीके से तारीख़ी शहरों में जदीद सहूलियात फ़राहम की जा सकती हैं। गंधारा आर्ट का बुनियादी मकसद महात्मा बुद्ध की जिंदगी, उनकी कहानी और तालीमात को मुजस्मों की शक्ल में फैलाना था। जो पेशावर म्यूज़ियम है नवादिरात के हवाले से और स्पेसिफ़िकली गंधारा नवादिरात के हवाले से, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। यानी 3000 के करीब नवादिरात यहाँ पर पड़े हैं। यहाँ पर जो प्रॉपर रिकवरी का जो अमल है वो ब्रिटिश पीरियड से शुरू हुआ है। मुकामी फनकार ऐसे मुजस्मे बना रहे थे जो दिखने में यूनानी देवताओं जैसे थे, लेकिन अपने एहसास में खालिस्तन मुकामी रूहानी रंग लिए हुए थे। व्हाट इज़ म्यूज़ियम, या सिंपल उर्दू में जिसे अजायबघर कहते हैं कि म्यूज़ियम क्या चीज़ होती है। तो अभी आईकॉम जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम जो इंटरनेशनल बॉडी है, तो इसने इसको डिफ़ाइन किया है। तो वो कहते हैं नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस फॉर सर्विसेज ऑफ ह्यूमैनिटी। यूनेस्को ने 2015 में म्यूज़ियम और उसकी कलेक्शन से मुताल्लिक कुछ इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस अडॉप्ट की, जो कि म्यूज़ियम को सोसाइटी के लिए एक विज़न फराहम करती हैं। म्यूज़ियम का रोल सोसाइटी के लिए बहुत अहम है। ये सिर्फ आर्टिफैक्ट्स या नवादरात की नुमाइश की जगह नहीं है, बल्कि इसका रोल इससे कई आगे है, जहाँ से उस खित्ते के नौजवान और उस खित्ते के लोग अपनी तारीख़ में झांकते हैं और अपनी रूट्स को समझते हैं। म्यूज़ियम के हर ऑब्जेक्ट के साथ एक कहानी जुड़ी होती है, जो कि उस दौर के लोगों के उलूम व फ़नून और उनकी अचीवमेंट्स की दास्तान सुनाती है। और मैं समझता हूँ कि ये दास्तानें, ये कहानियाँ लोगों तक पहुँचनी चाहिए, उस खित्ते के नौजवानों तक पहुँचनी चाहिए। तख्लीक़कारों के यहाँ ये काम इसलिए भी ज़्यादा हो गया कि मौर्य सल्तनत और फिर कुशान सल्तनत में बुद्ध मज़हब को सरकारी सतह पे फ़रोग़ दिया जाने लगा। जो इंटीक्स यहाँ पर पड़े हुए, अगर आप एक आम विजिटर की तरह आते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर आप जो
लोग हैं, क्यूरेटर्स है या जो बाकी मैनेजमेंट है, उससे आप गाइडेंस नहीं लेते तो आपको ये सिर्फ पत्थर नज़र आते हैं, लेकिन असल में ये एक कनेक्शन है बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। अब 2000 साल पिछली की जो तारीख़ है उसको प्रेजेंट के साथ और यंग जनरेशन के साथ कनेक्ट करना, यही एक चैलेंज है जो म्यूज़ियम को हम लोग फेस कर रहे हैं कि किस तरह से इसको कनेक्ट किया जाए और जो हमारी यंग जनरेशन है उसको किस तरह इसकी ओनरशिप दिलाई जाए ताकि वो इन चीज़ों को ओन करे। आहिस्ता आहिस्ता ये गंधारा आर्ट मान पड़ता गया। गंधारा आर्ट चीन, जापान और कोरिया मुंतकिल होता गया। इस म्यूज़ियम में आप जगह जगह पर देखें जहाँ शोकेस लगे हैं तो एक QR कोड सिस्टम आपको नज़र आएगा। वो असल में एक सिस्टम है जो हमने डिवाइस किया है। हमने एक ऐप बनाया है विद द नेम ऑफ पेशावर म्यूज़ियम, और वो हमारे पास वीडियो में और ऑडियो गाइडेड डिवाइसेस है। आप वो नंबर उसमें इंसर्ट करते हैं, पुट करते हैं, तो वो आपको पश्तो ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इंफॉर्मेशन देती है। पेशावर म्यूज़ियम में ज़्यादातर नवादरात तख्त पाई और रानी घाट से मिले हुए हैं, तो क्यों ना हम जाएं उनको एक्सप्लोर करें। तख्तबाही किसी ज़माने में बुद्ध मत का मरकज़ हुआ करता था। मर्दान शहर से 15 किलोमीटर के फासले पर ये खंडरात पहाड़ के ऊपर 500 फुट की बुलंदी पर मौजूद है। इस जगह का नाम तख्तबाही हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ बदल के तख्तबाही हो चुका है। तख्त मतलब एक पहाड़ के ऊपर हमवार जगह और बाई मतलब दो चश्मे। 1836 में रंजीत सिंह की हुकूमत में उनके फ्रेंच ऑफिसर जनरल कोर्ट ने सबसे पहले आके इस जगह की निशानदेही की। फिर 1904 से 1930 तक यहाँ खुदाइयाँ होती रही और जो कुछ मिला वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में, पेशावर म्यूज़ियम और फ्रेंच म्यूज़ियम में मुंतकिल कर दिया गया। उन्नीस 1980 में इस मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में यूनेस्को ने शामिल कर दिया था। इतनी बुलंदी और इतनी पुरसकून जगह पर खानका तामीर करना बुद्ध लोगों की अपने मजहब के साथ वारफ्तगी को भी जाहिर करता है। बुद्ध मजहब का आगाज तर्क दुनिया से हुआ था। बुद्ध मत के बानी गौतम बुद्ध ने इब्तदा में रहबाना जिंदगी गुजारने के लिए अपने पैरोकारों के लिए एक अंजुमन बनाई थी। जैसे जैसे बुद्ध मत में तरक्की होती गई, बुद्ध खानकाहें फैलने लगी। ये मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स का मनती स्टूपा कोर्ट है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्टूपास मौजूद हैं, लेकिन इस जगह पे यूनिक बात ये है कि यहाँ पे डिफरेंट शेप्स हैं। जैसे कि ये स्क्वायर स्टूपास, ये सर्कल में बना हुआ है, और यहाँ पे एक बहुत यूनिक किस्म का स्टूपा है जो कि ऑक्टागन शेप में है। इसकी जो हिस्ट्री है वो हम 4 अदवार में तकसीम करते हैं। 2nd सेंचुरी 1st सेंचुरी BC से लेकर 7th-8th सेंचुरी AD तक। उस डिफरेंट 4 पेजेस में इसके डिफरेंट वो कंस्ट्रक्शन हुए। जैसे कि सबसे पुराना एरिया है वो इसकी मोनेस्ट्री है, और जो कोटा मेन स्टूपास है वो सबसे पुराना एरिया है, और जो सबसे आखिरी वाला है जिसको हम मेडिटेशन सेल्स कहते हैं, इसकी ये तकरीबन 6th-5th सेंचुरी AD में इसकी वो कंस्ट्रक्शन हुई है। ये
खानकाई कमरे हैं और यहाँ पे बुद्ध पैरोकार अपनी मजहबी तालीम हासिल करने के लिए आया करते थे। बुद्धिज़्म में इसको हम मोनेस्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये एक टाइप की टीचिंग इंस्टीट्यूट थी। जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट आए थे वो बुद्धिज़्म सीखने के लिए आते थे। तो 500 से लेकर 700 तक एट ए टाइम यहाँ पर स्टूडेंट हुआ करते थे। इस कमरे के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो बाकी रूम्स में हमें नहीं नज़र आए। जैसे दूसरी मंजिल की दीवार आज भी हम देख सकते हैं, इस पार्टीशन के थ्रू नज़र आ रही है और यहाँ पे कोई ताकचे नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेंटिलेशन की 2 खिड़कियाँ बनी हुई हैं। और इस एरिया में स्पेसिफिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस एरिया को कंजर्व किया हुआ है 1947 तक। ये एरिया मेन स्टूपा का है और जो साइड पे जो चैपल्स बने हुए हैं, यहाँ पे बुद्धा के स्टैचूज मौजूद थे, प्रीचिंग, टीचिंग और मेडिटेटिंग। ये मेन स्टूपा का आखिरी हिस्सा रह गया है और इसके ऊपर जो डबल डोम था और 7 अम्ब्रेलास वो ख़त्म हो चुकी हैं। ये वो जगह है जहाँ पे बुद्धा की पैदाइश से लेके डेथ तक स्टैचूज बनाए हुए थे, ताकि उनकी ज़िंदगी के सारे फेजेस दिखाए जाएं या बताए जाएं। ये मेडिटेटिंग एरिया है, जिसकी एक तरफ कमरे हैं और दूसरी तरफ ओपन कोर्ट एरिया है। मुराकबे के दौरान जब बुद्धिस्ट पैरोकार थक जाते थे तो वो ओपन कोर्ट एरिया में चले जाते थे। ये मेडिटेटिंग रूम है और यहाँ पे बुद्धिस्ट पैरोकार मुराकबा किया करते थे। इस मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स के रेजिडेंशियल एरिया को ये अंडरग्राउंड रास्ता जाता है। बुद्ध मजहब का आगाज तर्क दुनिया से हुआ था। बुद्ध मत के मानने वालों को भक्षु कहा जाता है, जो कि तर्क दुनिया करके रियासत में मसरूफ रहते हैं। जैसे जैसे बुद्ध मत में तरक्की होती गई, बुद्ध खानकाहें फैलने लगी। पाकिस्तान का जो कल्चर है सिर्फ 75 साल का नहीं है। हम जिस सरजमीन से, हमारे बुजुर्ग, मेरे माँ बाप, उनके माँ बाप, वो कहाँ रहते थे? इसी सरजमीन पे। कल्चर जो होता है वो रीजन बाउंड होता है, वो रिलीजन बाउंड नहीं होता। तो रीजन की हिस्ट्री जो है वो हमारी 3000 साल क्या बल्कि 5000 साल कम से कम पुरानी है। इधर हम कुछ घबराते शर्माते हैं, लेकिन आप चले जाइए इजिप्ट में, सिर्फ ये है कि उन्होंने अपनी मज़हब के साथ साथ हिस्ट्री को भी उतना ही अपनाया है और उसमें वो फ़ख्र हासिल करते हैं, उसको अपनी पहचान समझते हैं। तो हमें भी जो है अपनी हिस्ट्री के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। एक तो जब यहाँ पे लोग आते हैं वो एहतराम नहीं करते आर्किटेक्चरल साइट्स का और इनकी अहमियत क्या है दूसरे मज़ाहिब के लिए, हम उस चीज़ की कदर नहीं करते हैं। यहाँ पे कचरा फेंकना, नाम लिखना, पत्थर तोड़ना, गवर्नमेंट ने इसको इसकी अच्छी एक्चुअल हालत में रखने के लिए काफ़ी काम किया हुआ है, डस्टबिन्स रखी हुई हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन जगहों का ख्याल रखें और दूसरे रिलीजन्स की सेक्रेड प्लेसेस का एहतराम करें। हम इन जगहों का एहतराम करेंगे तो रिलीजियस टॉलरेंस भी बढ़ेगी और एक हार्मोनाइज कम्युनिटी बनेगी। कंजर्वेशन सिर्फ ईंट, पत्थर या साइट को मेंटेन रखना नहीं होता, बल्कि उस जगह की कहानी को जिंदा रखना असल में कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज होता है। KPK के मशहूर अजला मर्दान और सवाबी की सरजमीन इंतहाई ज़रखेज़ और शादाब है।
सवाबी से बुनेर की तरफ जाएं तो हम बुद्ध दौर की सबसे बड़ी तहजीब रानीगढ़ के खंडरात तक पहुंच जाते हैं। अब हम रानीगढ़ के दामन में पहुंच चुके हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे 3 शहजादे हुआ करते थे, सीताग्राम, बाग्राम और नौग्राम। नौग्राम जिसके नाम पे ये 7 वाला गांव भी है। रानीगढ़ तक पहुंचने का रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार था। आसान रसाई के लिए जापानी मिशन ने यहाँ पर 500 सीढ़ियाँ तामीर करवाईं। रानीगढ़ गंधारा खित्ते की बड़ी खानकाओं में से एक है। ये कॉम्प्लेक्स 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, मशरकी, मगरबी, जनूब मगरबी और जनूबी, जिसमें से मशरकी में एक मेन स्टूपा है और बाकी 50 वोटिव स्टूपाज हैं। कहा जाता है कि ये ऑलनौस का किला था जिसे सिकंदर आज़म ने 326 कबल मसीह में फतह किया। रानीगढ़ की खुदाइयों से सिक्के और बर्तन दरियाफ्त हुए जो कि ज़्यादातर शाका दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। रानीगढ़ में खुदाइयों के दौरान बहुत सारे स्टैचूज निकले जो बेहतर हालत में थे, उनको पेशावर म्यूजियम मुंतकिल कर दिया गया। इन टुकड़ों में डिफरेंट स्टैचूज के पीसेस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंग्रेविंग्स और आर्टवर्क नजर आता है। ये मशरकी साइड है इस कॉम्प्लेक्स की, जहाँ पे ये मेन स्टूपा है और इसके इर्द गिर्द 50 वोटिव स्टूपास मौजूद हैं। इसके स्ट्रक्चर से पता चलता है कि कोशान दौर में इसकी तोसी की गई थी, जिसका सबूत हमें सिक्कों की शक्ल में मिला था। इन खंडरात को खजाने के मुतलाशियों की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा। बुद्ध मज़हब में स्टूपा वो जगह होती है जहां महात्मा बुद्ध या किसी बड़े मजहबी पेशवा के तबरकात के साथ कीमती अशिया भी रखी जाती हैं। इन्हीं कीमती अशिया को हासिल करने के लिए खजाने के मुतलाशी अफराद गैर कानूनी खुदाइयाँ करके इनको तबाह करते हैं। 1980 की दहाई में यूनेस्को और जापान की मुश्तरका टीमों ने रानीगढ़ में खुदाइयाँ की और इस तारीखी जगह को नुकसान से बचाने के लिए इसके इर्द गिर्द हिफाजती जंगला लगवाया। पाकिस्तान के आर्कियोलॉजिकल साइट्स ज़्यादातर रिमोट एरियाज़ में वाक़ हैं, जहाँ पे हर वक्त हकूमती अमला मुयस्सर नहीं होता या मौजूद नहीं होता, तो उस वक्त फिर कम्युनिटी की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स को देखें, उनकी हिफाजत करें, क्योंकि इल्लीगल एक्सकवेशन जो नाजायज़ खुदाई है ये एक बहुत बड़ा मसला है, जिससे कि साइट को बहुत नुकसान पहुँचता है और साइट और नवादरात से मुतल्लिक जो जुड़ा हुआ इल्म है वो ज़ाया हो जाता है, क्योंकि खुदाई करने वाला कोई माहिर आर्कियोलॉजिस्ट नहीं होता। उसने सिर्फ उसमें से वैल्यूएबल आइटम्स निकालने हैं, बुत निकालने हैं, नवादरात निकालने हैं, और बाकी जो आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस इलाके के या उस साइट के इर्द गिर्द रहने वाली कम्युनिटी और नौजवान इस साइट की हिफाजत करें, और इस तरह की कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे उनको नज़र आती है तो उसको रोकें या मुतल्लिका इंतज़ामिया को इत्तला दें। इसके हवाले से यूनेस्को ने 1970 में एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया, जिसे 1970 कन्वेंशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ मूवेबल कल्चरल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, और इसका मकसद नवादरात की नाजायज़ तरसील को रोकना है। यूनेस्को का ये कन्वेंशन इन नवादरात को वापस लाने में एक इंटरनेशनल ताउन फराहम करता है, और इस कन्वेंशन की मदद से पाकिस्तान से नाजायज़ तरीके से बाहर भेजी गई नवादरात को पाकिस्तान में वापस लाया गया है। रानीगढ़ जिस रानी की वजह से मशहूर है, ये जगह उसका महल हुआ करती थी, और इस तरफ जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं वो बताती हैं कि ये बिल्डिंग्स
2 या 2 से ज़्यादा मंजिला हुआ करती थी और उसके साथ ही एक स्तूपा है। रानीगढ़ 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। रानी का मतलब मलका और गढ़ मतलब बड़ा पत्थर। – 2004 में इन खंडरात की सकाफती, मजहबी और तारीखी अहमियत के पेश नज़र इनको यूनेस्को की मुमकिना सकाफती फहरिस्त में शामिल किया गया। ये वो जगह जहाँ पे कुशान दौर की रानी बैठती थी और स्टूडेंट्स को लेक्चर देती थी। इस कॉम्प्लेक्स के मशरक में छोटे छोटे बगैर छत के कमरे हैं जिन्हें पत्थरों को तराश कर तामीर किया गया है। यहाँ मजहबी रहनुमाओं के बैठने के लिए अलहदा और शागिर्दों के बैठने के लिए अलहदा नशिस्तगाहें थीं। यहाँ पे हम देख सकते हैं पत्थर के एक घर बने हुए जिसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। एक तो सामने एक सहन या बरामदा आपका है और दूसरा अंदर की तरफ एक कमरे जैसी जगह बनी है। बाकी इसके अंदर खिड़कियाँ, एक खिड़की जो वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है, 2 जिसके अंदर दिए जलाए जाते थे। एक कुशान दौर का कुकिंग एरिया हुआ करता था यानी कि किचन, और 2 और पॉट्स हैं जो थोड़ी डेप्थ में बने हुए हैं। ये बहुत तारीख़ी अहमियत के हामिल खंडरात है और इसके लिए हमने मकामी सतह पर एक तंजीम भी बनाया हुआ है। उसका बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ के इलाके जो इलाका है इसका फलाह बहबूद, और इसके साथ ही खंडरात जो ये पुरानी अहमियत के हामिल खंडरात तारीख़ी, इसकी हिफाजत करना, इसकी प्रमोशन करना है। तो हमारे जो सारे तंजीम वाले मेम्बरान हैं, हम हर वक्त मौजूद होते, लोगों को गाइड करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ बेसिक फैसिलिटी जो है पानी, बिजली, रात गुजारने के लिए कमरा, वाशरूम्स, ये नहीं है। और इसके साथ अगर चेयर लिफ्ट का बंदोबस्त किया जाए तो ये खंडरात जो है ना, ये कल्चरल प्रमोशन में एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। और साथ में ये इलाका जो है इसके गरीब आवाम के लिए भी रेवेन्यू का एक अहम ज़रिया बन सकते हैं। यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज के मामले में नौजवानों को बहुत अहमियत देता है। नौजवान ही असल में कल्चरल हेरिटेज के असल कस्टोडियंस हैं, क्योंकि वो मुस्तकबिल के डिसीजंस मेकर हैं। अगर उनको अभी से कल्चरल हेरिटेज की अहमियत पता होगी कि इसका हमारी आइडेंटिटी से कितना गहरा ताल्लुक़ है, इसका हमारे मुल्क की तरक्की और खुशहाली से कितना गहरा ताल्लुक़ है, और कुदरती माहौल की सस्टेनेबिलिटी के साथ इनका जो रोल है, तो अगर ये उनको अभी से पता होगा तो कल को वो कल्चरल हेरिटेज की सेफगार्डिंग के लिए, इसकी हिफाजत के लिए अच्छे फ़ैसले लेंगे और इसको बचाने में मदद कर सकेंगे।